हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम टॉर्ट के एक और बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यानी योगदायी उपेक्षा को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो हमारा फोकस है वो है इसका मीनिंग। योगदायी उपेक्षा पर पहला केस लॉ कौन सा है उसको जानेंगे। अंतिम अवसर का सिद्धांत क्या है इसको चर्चा करेंगे। वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत क्या है और इसके केस लॉ। सारे जो पॉइंट आपने देखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को आज डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टॉर्ट के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में टॉर्ट के नोट्स आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 99 रुपीज़ में आप टॉर्ट के नोट्स ले सकते हैं जो पीडीएफ फॉर्म में है और उनको आप प्रिंट करा सकते हैं। जो नोट्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। इजी लैंग्वेज में आपको टॉर्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले जो है हम इसके अर्थ को जानेंगे, इसके मीनिंग को जानेंगे। ज़्यादा आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। योगदायी उपेक्षा, योगदायी उपेक्षा में दो वर्ड हैं, एक है कॉन्ट्रीब्यूटरी और दूसरा है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का तो मतलब पता ही है आपको, उपेक्षा यानी कि लापरवाही, और कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब है किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि योगदान। तो दोनों वर्ड का मीनिंग बना यानी कि उपेक्षा में योगदान यानी कि लापरवाही में अपना योगदान देना। तो एक तरीके से सिंपल मीनिंग इसका निकलता है प्रतिवादी के साथ साथ वादी की भी लापरवाही होना। यानी अगर आप डिफेंडेंट को दोषी ठहरा रहे हो तो वो एक तरीके से योगदायी उपेक्षा का बचाव लेगा और कहेगा कि जो वादी है जिसने मुझ पर केस फाइल किया है वो खुद लापरवाह था, उसने खुद सावधानी नहीं बरती थी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि योगदायी उपेक्षा एक डिफेंस होता है टॉर्ट में, एक बचाव के रूप में प्रतिवादी इसका यूज कर सकता है कि अगर आप प्रतिवादी पर उपेक्षा का केस फाइल करोगे लापरवाही का तो वो योगदायी उपेक्षा का बचाव ले सकता है। तो ये एक तरीके का आप बचाव कह सकते हो। तो सिंपल वर्ड में जब प्रतिवादी के साथ साथ वादी भी लापरवाही बरतने का दोषी होता है तो उसको बोलते हैं योगदायी उपेक्षा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाने के यहाँ से चांसेस होते हैं। तो ये तो है इसका मीनिंग। अब मैंने बात कही थी पहले केस की, तो सबसे जो पहला केस आता है योगदायी उपेक्षा पे वो है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर। बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर का केस काफ़ी पुराना है, 1809 का केस है। ये केस इस पर पहला केस है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पर। इस मामले में होता क्या है कि सड़क के ऊपर से इस पार से उस पार तक जो एक खंबा डाल दिया गया था प्रतिवादी के द्वारा, यानी कि जो डिफेंडेंट था उसने एक खंबा डाल दिया था सड़क के बीचों बीच। अब जो वादी था, जो प्लेंटिफ था, वो रात में घोड़े पर बड़ी तेजी से सवार होकर आ रहा था। खंबा लगभग 100 फीट से दिखाई देता था, लेकिन वादी बड़ी तेजी से आ रहा था और उसे वो खंबा दिखाई नहीं दिया। वादी क्या होता है, घोड़े से गिर जाता है और क्या होता है, उसे चोटें आ जाती हैं। अब कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि यदि वादी ने सावधानी बरती होती तो भैया वो रास्ते में पड़े खंबे की रुकावट को देख लेता। ये जो पूरी की पूरी दुर्घटना घटी है ना, ये पूरी तरह से वादी की लापरवाही से घटी है। खंबा पड़ा था वहाँ ठीक है, लेकिन उसकी भी गलती है, वो चाहता तो उसको देख सकता था। तो यहाँ पर वादी को, जो प्लेंटिफ था, उसको नुकसानी नहीं दिलाई गई, यानी उसको कंपनसेशन नहीं दिलाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था योगदायी उपेक्षा पे। अब बात कर लेते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं अंतिम अवसर के सिद्धांत पर। अंतिम अवसर का सिद्धांत यानी लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल ये कहता है कि जब कोई घटना घटित होती है दो व्यक्तियों की, वो भी योगदायी उपेक्षा के कारण यानी कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के कारण, तो वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है जिसे घटना रोकने का अंतिम अवसर प्राप्त होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे, तो अगर इस रूल को अप्लाई किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसके पास उस घटना, उस एक्सीडेंट को रोकने का सबसे लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, सबसे अंतिम अवसर उसके पास था और वो चाहता तो उसको घटित होने से रोक सकता था। तो यहाँ पर यही बताया गया है। और अंतिम अवसर का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें केस लॉ है वो है डेविस वर्सेस मान, जिसमें इस सिद्धांत को लागू किया गया था। अब इस केस में देखिए हुआ क्या था, वादी ने अपने गधे के दोनों पांव बांधकर बीचों बीच रास्ते पर छोड़ दिया था। प्रतिवादी की घोड़ा गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही थी जिससे गधा कुचल दिया गया।
और फिर होता क्या है, कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट क्या कहती है कि जो डिफेंडेंट है उसकी ड्यूटी थी कि वो सड़क पर इस गति से जाता कि दुर्घटना का बचाव हो सके। यानी कि उसने जो गधे को मार दिया है बड़ी तेजी से घोड़ा गाड़ी लाते हुए, वो चाहता तो अपनी स्पीड कम करके उस दुर्घटना को, उस एक्सीडेंट से बचाव ले सकता था। क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, ये अवसर था कि वो युक्ति युक्त सावधानी अगर वो चाहता तो उसका प्रयोग करके खतरे को टाल सकता था। तो डेविस वर्सेस मान के केस में सीधा सीधा कोर्ट ने यहाँ पर अंतिम अवसर के सिद्धांत को अप्लाई किया और इसको लागू किया। ये भी लैंडमार्क केस है अंतिम अवसर के सिद्धांत का, और कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि अंतिम अवसर के सिद्धांत का इंपॉर्टेंट केस लॉ कौन सा है। अब यहाँ पे जो न्यायमूर्ति पार्क बी थे इस केस में, पार्क बी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जब कोई घटना दो लोगों की कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यानी योगदायी उपेक्षा के कारण होती है, तब वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है जिसे घटना रोकने का अंतिम अवसर होता है, जिसके पास सबसे लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को बताया गया। नेक्स्ट आता है हमारे सामने वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत। अब वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत, ये जो डॉक्ट्रिन है अल्टरनेटिव डेंजर का, ये भी आपका योगदायी उपेक्षा से रिलेटेड है। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है कि वादी को खुद को बचाने के लिए विकल्प चुनने से अगर कोई हानि हो जाती है तो उस पर भी प्रतिवादी जिम्मेदार होगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर वादी के सामने कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसी खतरनाक सिचुएशन है जिसमें उसको रिस्क लेना पड़ जाए उस स्थिति से निकलने के लिए, तो ये सिद्धांत कहता है कि अगर प्रतिवादी ने किसी ऐसी डेंजरस सिचुएशन में रिस्क लिया है जिससे कि उसकी जान पे बनाए, उसे नुकसान हो, खुद को ही उसको नुकसान हो, और वो क्या कर रहा है, ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है, अपने आप को बचाने के लिए ले रहा है, वो कोई ऑप्शन चुन सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा कि आप प्रतिवादी को छोड़ दोगे कि वो रिस्क तो उस समय वादी ने खुद उठाया था तो इसलिए प्रतिवादी को माफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप फिर भी जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, आप उसको जिम्मेदार मानोगे और फिर भी आपको पूरा कंपनसेशन मिलेगा। केस से अच्छे से आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली क्या है। जॉन्स वर्सेस वाइसी का केस सीधा आपका वैकल्पिक खतरे के सिद्धांत से संबंधित है। इस मामले में ये होता है कि जो वादी था वो प्रतिवादी की घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहा था। जो डिफेंडेंट था उसकी लापरवाही से वो घोड़े जो थे वो बहुत तेज दौड़ने लगे, जिससे जो वादी था बहुत ज़्यादा डर गया। अपने बचाव के लिए वो चलती गाड़ी से कूद पड़ा और उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट आ गई। यदि वो गाड़ी से ना कूदता उस समय तो उसे चोट ना लगती, क्योंकि बाद में डिफेंडेंट ने उसकी रफ्तार को संभाल लिया था। अब कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे मामले में आप इस आधार पर ही डिफेंडेंट को बचाव नहीं दे सकते हो कि वादी ने उस टाइम पर रिस्क लिया और उस रिस्क को लेने के कारण उसको चोट पहुंची। तो वादी ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उस समय उसने वही किया जो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति करता। तो उस समय उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है, भले ही उसे चोट आ गई हो, लेकिन गलती किसकी थी, डिफेंडेंट की थी। वो बहुत तेजी से घोड़ा गाड़ी चला रहा था और उसी के कारण वादी को जो है वो दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को लागू किया गया और एक तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केस जो है इसके सारे फैक्ट जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो आज की वीडियो में हमने सिद्धांत भी जान लिए, केस लॉ डिस्कस किए हैं अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। और वीडियो अगर पसंद आया हो आज का तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।